हेलो बच्चों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम अपना नया टॉपिक यहाँ पे शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रैखिक प्रक्रमण। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब आप सबसे पहले ये जानना चाहोगे कि ये जो चैप्टर है ये किस काम का है। भाई हर चैप्टर का एक महत्व होता है, तो ये चैप्टर आपका किस काम का है सबसे पहले आप ये जानना चाहोगे। तो देखिए, रैखिक प्रक्रमण हमारे ज़िंदगी में कहाँ पर काम में आता है बच्चों। जैसे आपने कोई कोई बिजनेस खोला और आपको उसमें फ़ायदा चाहिए। जैसे मान लो आपने जूते मोजे की कंपनी खोली, ओके, और सब कुछ जूते मोजे की कंपनी लगाने के बाद आपका ये बन गया जेड। जेड क्या है? फलन है, प्रॉफिट है। क्या है आपका जेड? प्रॉफिट, यानी कि लाभ फलन बोल सकते हो। तो मान लो अगर आप प्रतिदिन एक्स जूते बनाते हो और प्रतिदिन वाई मोजे बनाते हो। एक्स जूते और वाई क्या है आपके पास? मोजे। तो प्रतिदिन आपके एक्स जूते हैं और वाई मोजे आप बनाते हो, और एक जूते में अगर आपको 10 रुपये बचता है और आपको एक मोजे में कितने रुपए बचता है? 7 रुपये। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना होगा? 10x प्लस 7y। ये आपका प्रॉफिट है। क्या है आपका? प्रॉफिट है। अब आप इस समस्या में, इस चैप्टर में ये जानना चाहोगे कि आप x और y की कितनी संख्या बनाओगे कि आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। मतलब x और y की कितने संख्या हैं कि आपका प्रॉफिट क्या हो? सबसे ज़्यादा हो। मतलब आपको प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है। समझ गए ना? या लॉस फंक्शन बना लोगे। मान लो आप, हो सकता है आपका लॉस हो रहा हो किसी चीज़ में, तो लॉस मान लो किसी चीज़ में ऐसे आएगा 3x प्लस 2y, वॉट जो भी है बच्चों। अब आपको लॉस को क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो आप देखेंगे कि भाई जो भी हमारे पास परिस्थिति है उसके अनुसार हम लॉस को कम से कम कहाँ पे कर सकते हैं। तो बेटा ये एक प्रकार से व्यापारिक गणित है। कैसा गणित है बेटा? व्यापारिक गणित। ठीक है ना? तो ये व्यापार में इस्तेमाल होता है ना। मैथ्स के साथ साथ ये कॉमर्स वालों को भी पढ़ाया जाता है आगे चल के। तो ये बेटा एक व्यापारिक गणित है। तो एक्स और वाई के आपको मान निकालने पड़ेंगे, इसमें उन चरों के मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो अब ये एक्स और वाई, जैसे अभी इसमें बताने को तो बहुत कुछ है, मगर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं असमीका से। किससे बात करते हैं? असमीका। असमीका, देखो आप समीकरण जानते थे, आप जानते थे समीकरण क्या होता है। तो समीकरण में क्या होता था बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक समीकरण का व्यापक रूप होता था। और बेटा समीकरण आपको क्या देता था? एक सरल रेखा देता था। क्या देता था बेटा? एक, और एक सरल रेखा के ऊपर जितने बैठे हुए बिंदु होते थे ये समीकरण के हल होते थे। मतलब बेटा ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सारे बिंदु बेटा इस समीकरण के हल हैं। क्या है? समीकरण के हल। ठीक है ना? अब समीकरण के हल हो गए। कितने बिंदु होंगे बेटा? अनंत बिंदु। कितने बिंदु होंगे? तो एक समीकरण के तो अनंत हल होते ही हैं एक समीकरण के। ठीक है ना? अगर दो रेखाएं हैं, तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आपको पता है एक ही हल निकलता था, अद्वितीय हल, जिसको आप लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? अद्वितीय हल, एक इकलौता हल, जिसका मान आपने 10th क्लास में x, y के रूप में ज्ञात भी किया। अब देखिए, अब आ गई बात असमीका। अब आ गई बात असमीका। जैसे आप घर से चले, आपने कहा पापा ने कि बेटा जा कर के 3 सेब लेकर के आओ, 3 एप्पल लेकर के आओ। तो यहाँ पर बात क्लियर है कि 3 ही एप्पल लेकर के आना है। बोलो यस और नो। तो आपके पास केवल एक ही मान है, अद्वितीय मान है, 1x = 3। अगर पिताजी ने कह दिया कि बेटा बाजार जाना, 3 या 3 से ज़्यादा एप्पल लेकर के आना, तो इस बात को आप क्या कहेंगे? x > 3, x 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब यदि आप इसका देखिए, x = 3 एक बिंदु को दिखा रहा था एक्स वाई अक्ष में। किसको दिखा रहा था? x = 3। एक्चुअली एक बिंदु नहीं, एक सरल रेखा को। x = 3, देखिए ये सरल रेखा इस तरीके से आएगी, x बराबर 3। x बराबर, इसमें इस रेखा में हर जगह x की वैल्यू 3 है। अब देखिए x > 3, यदि इसमें सरल रेखा को बनाऊं ग्राफ में, तो ये कैसे बनेगी बेटा? ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x का मान 3, x का मान 3। अब 3 तो शामिल है ही, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इस असमीका के अंदर दो चीज़ें हैं, एक x बराबर 3 और एक x > 3। मतलब x का मान 3 के बराबर तो है ही, साथ ही 3 से बड़ा, मतलब ये पूरा का पूरा
पूरा का पूरा। तो बेटा ये जो आपने शेड किया ना बेटा, इसको क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्र बोलते हैं। समझ गए? तो याद रखिएगा कि बेटा जो आपको समीका होती है वो तो उस रेखा के बिंदु देती है। क्या देती है? उस रेखा के। असमीका का हल बेटा एक बिंदु, कुछ बिंदु होते हैं। असमीका के हल क्या होते हैं? बिंदु। मगर बेटा असमीका के हल जो होते हैं वो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है। क्या होता है? पूरा का पूरा क्षेत्र। तो असमीका का जो हल होता है, असमीका का हल क्या होता है बेटा? क्षेत्र होता है। क्या होता है बेटा? क्षेत्र होता है। आगे बात समझ में? असमीका का हल क्या होता है बेटा? क्षेत्र होता है। तो ये देखा आपने, समीका और असमीका के बारे में आपने यहाँ पे नॉलेज ले ली है कि मैंने आपको बता दिया कि समीकरण और असमीकरण क्या होते हैं। असमीका का ही दूसरा नाम है बेटा असमीकरण। असमीकरण, असमीकरण। जैसे जो समीकरण नहीं है वो असमीकरण होता है। तो बेटा असमीका कितने कितने प्रकार की होती हैं? देखिए बेटा ये इतने प्रकार की होती है। अब हमको जो पढ़नी है ना, वो पढ़नी है रैखिक असमीका। क्या पढ़नी है बेटा? रैखिक असमीका। असमीका पढ़नी है हमें। कितने पद चरों में? 2 चरों में। कितने चरों में बेटा? 2 चरों में। तो ये देखिए मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, एक तो ये बन गई बेटा। दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। बेटा ये देखिए इसमें कहीं पर इक्वल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध असमीका। क्या बोलते हैं? शुद्ध असमीका। इसे हम बोलेंगे शुद्ध असमीका। मगर बेटा यहां पर अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा, प्लस सी बड़ा या बराबर है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी छोटा है या बराबर है, तो बेटा यहाँ पे देखिए जो असमीका है वो मिश्रित है, क्योंकि इसमें समीकरण भी मिला हुआ है और ये भी मिला है। तो ये शुद्ध नहीं है, ये मिश्रित असमीका है। कैसी असमीका है? मिश्रित असमीका। चलिए तो अब देखिए बच्चों, अब हम देख रहे हैं असमीकरण को बनाना, असमीकरण को प्लॉट कैसे करा जाता है ना। असमीकरण को क्या करना? ग्राफांकित करना है ना, चित्रांकित करना, ग्राफांकित करना या आलेखित करना होता है। इसका सबसे शुद्ध वर्ड होता है आलेखित करना। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों अगर आपके पास में कोई समीकरण आ गया है इस तरीके से 3x प्लस 4y है ना, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 12 ये आ चुका है। तो अब इसको आपको आलेखित करना है, तो कैसे आलेखित करोगे बेटा? तो इसको आलेखित करने के लिए सबसे पहले x और y एक्सिस आपको ग्राफ तो दिए रहेगा, मजे से ग्राफ बना लो भाई साहब। ये ग्राफ दिया गया। जेड बेटा इसमें नहीं रहेगा। बच्चों ने पूछा यहाँ जेड रहेगा, नहीं बेटा जेड नहीं रहेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो 2 ही एक्सिस हैं बेटा यहाँ पे। तो ये द्विविमीय ग्राफ, अपन को 2 चरों में चलना है। चलिए तो सबसे पहले देखिए 3x प्लस 4y 12 है, तो इससे संबंधित एक रेखा बना लो। तो रेखा क्या होगी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये काम आपको रफ में करना है ना। अब बेटा इसका अंतःखंड रूप ले लो, सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, x का मान 0 करके y निकाल लेते हैं, y का मान 0 करके x निकाल लेते हैं, वो भी सही है। मतलब x का मान 0 करोगे तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो y एक्सिस पे आ जाएगा, और y का मान 0 करोगे तो जो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, फिर दोनों को जोड़ देना। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका बेटा ये है अंतःखंड रूप, 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इक्वल टू 1। बेटा कट गया 4 बार और y अपॉन कितना? 3 बार इक्वल टू 1। मतलब x में 4 का अंतःखंड, y में 3 का। मतलब x में 4 दूरी पर काट दो, 1 2 3 4, और y में कितनी दूरी पर? 3 दूरी पर, 1 2 3। ये आपको अब रेखा बनानी है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ जो रेखा आएगी ना, यहाँ पे समीकरण देखो, समीकरण में ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं मतलब आप रेखा के बिंदु ले नहीं सकते हो। समझ गए? ये बिंदु क्या बेटा? 4,0, और ये बिंदु क्या है? 0,3। तो इसको A ले लो बेटा, इसको B ले लो। अब बेटा इसको ये ज्वाइन कर दो आप, ये इसको जो है ज्वाइन करो। ये आपने ज्वाइन कर दिया है ना। कैसे ज्वाइन करना है बेटा आपको? डॉट डॉट लाइन से। किस लाइन से? डॉट डॉट। डॉट डॉट लाइन बता रही कि हम शामिल नहीं है। अगर पूरी लाइन कर दोगे मतलब ये बिंदु शामिल है। ठीक है ना। अब देखो बेटा आपको पता करना है ऊपर वाला रीजन या नीचे वाला रीजन, ये देखना है कि भाई आपके पास ग्रेटर देन है तो ऊपर वाला रीजन या नीचे वाला रीजन पता करना पड़ेगा। तो एक काम देखो बेटा कि ये बैठा है ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? 0,0। 0,0 को यहाँ डाल करके देखो।
अगर सत्य आ रहा है तो ओरिजिन शेड होगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो देखो 0,0 हमने डाला, तो 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 12। क्या 0 ग्रेटर देन 12 होता है? सत्य है कि असत्य है? असत्य भाई, 0 तो छोटा होता है 12 से, तो ये क्या है? असत्य। मतलब 0 इस इनइक्वालिटी रीजन में नहीं आएगा, इस असमीका रीजन में नहीं आएगा। तो बेटा हम असमीका रीजन लेते हैं बेटा बाहर की ओर। हमको कहाँ लेना पड़ेगा? बाहर की ओर। चलिए तो देखिए मैं शेड कर रहा हूँ बाहर की ओर, ठीक है ना? दिख रहा है? यस। तो बेटा इस तरीके से ये रीजन जो है ये बाहर की ओर पूरा का पूरा शेड हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये बाहर की ओर ये रीजन पूरा आपका शेड हो गया। ये आपका वांछित क्षेत्र है इस असमीका के लिए। क्लियर हो गया? अब देखिए जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बच्चों, आप सबकी सब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे करते हो। समझ गए ना? मतलब कोई भी दुनिया में कुछ भी काम करोगे, कुछ भी वेरिएबल लोगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में x का मान 0 से बड़ा होगा और y से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब जो भी कार्यक्रम होगा बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब आपको निगेटिव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब यदि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करोगे तो आपकी जो कार्यवाही शुरू होगी बेटा वो यहाँ से लेकर के इसी के अंदर ही होगी। क्लियर है? मतलब उस समय ये जो ग्राफ का पीछे का हिस्सा आपके लिए कोई महत्व का नहीं है। तो यदि आपका ग्राफ जैसे जा रहा है ना तो फिर इस तरीके से जाएगा। ये देखिए क्लियर हो रहा है? ये ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा बच्चों। और सर वो नीचे जा रहा है तो बेटा जहां आप ऊपर हो वहां से उठाओ, नीचे आपको जाना नहीं है। इधर भी देखो ये पीछे नहीं जाना आपको, आप यहीं से उठाइए ना। ठीक है जी? तो ये क्षेत्र बन गया। क्लियर हो गया? तो आपने देखा ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन का क्षेत्र आपका आ गया है। ऐसे ही अब यदि आपको बोल दिया जाए 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, क्या बोल दिया जाए? 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो बेटा तब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपने देखा था x में आया था बेटा 4,0 और इधर पे आया था 0,3 0,3। तो क्योंकि अब इक्वल शामिल है तो बेटा आपको लाइन डार्क बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? डार्क बनानी पड़ेगी। अब ये देखिए ये आपकी लाइन जाएगी, ठीक है ना? थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इनइक्वालिटी में, यहाँ लेस कर देता हूँ। इस बार क्या कर देता हूँ बेटा? लेस और इक्वल टू। अब देखिए फिर से 0 0 पुट करिए। 0 0 से पूछिए कि क्या तुम सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो 3x प्लस 4y लेस देन 12। क्लियर है ना? इक्वल टू तो हो चुका है, लेस देन। हाँ देखिए हमको इनइक्वालिटी में रख करके देखना है, हमको असमीका में रख के देखना है। तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0 लेस देन 12, 0 प्लस 0 लेस देन 12। बोलो सत्य कि असत्य? सत्य है। मतलब मूल बिंदु सपोर्ट कर रहा है किसका? असमीका का। किसका? असमीका का। तो मूल बिंदु असमीका का सपोर्ट कर रहा है। आइए तो मूल बिंदु को होते हुए हम असमीका बना देते हैं। किस तरीके से बनेगी देखो। अब यदि ये अब पीछे पीछे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैंने बोल रखा आपको कि पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए ये इधर से ये पूरा रीजन आ जाएगा अंदर का। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है ना? यस, ये हो गया पूरा अंदर का रीजन। ठीक है ना? पीछे क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि आपको नॉन निगेटिव असमीका, अऋणात्मक असमीका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखी गई होंगी। क्लियर हुआ? चलिए तो आइए सवाल करना शुरू करते हैं। यस, पहले थ्योरी दी गई है, थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए हाँ, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या वह समस्या है जो अनेक चरों के रैखिक फलन के अधिकतम व न्यूनतम मान को ज्ञात करने से संबंधित फलन को उद्देश्य फलन मानती। मैंने बताया था सबसे पहली मेरी लाइन यही थी कि बेटा जिस भी चीज को आपको अधिकतम करना है, न्यूनतम करना है, उसको बोलोगे उद्देश्य फलन। आपने व्यापार किया, इंडस्ट्री लगाई, किसके लिए? फायदे के लिए। तो फाइनली फायदा आपका होगा कि आप अगर एक चीज बनाते हो तो आपको 4 रुपए मिलता, तो x चीजें बनाओगे 4x। ठीक है? तो आपको यहाँ पे अगर दूसरी टाइप की आप जो भी चीज़ बनाते हो, मतलब इस तरीके से एक फलन मिल जाएगा आपके पास 4x प्लस 5y, कुछ भी ऐसा फलन। तो बेटा ये कहलाएगा आपका उद्देश्य फलन। क्या कहलाएगा? उद्देश्य फलन। जी हाँ, तो ये है उद्देश्य फलन, इसे उद्देश्य फलन बोलेंगे। जिन प्रतिबंधों के अंतर्गत इष्टतमीकरण किया जाता है उनको ही व्यवरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बेटा ये बिजनेस पाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी होंगे, ऐसे नहीं हो जाता बिजनेस। समझ गए ना? बिजनेस जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है तो
तो आप उसके व्यवरोध भी बनाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, आपके पास है कि x + y आपका जो स्टॉक है जूते और मोजे का, स्टॉक की जगह आपके पास 50,000 से कम की है। क्या है? 50,000 से कम की है। तो एक व्यवरोध बनेगा x धन y < और = 50,000। समझ में आ गया? क्लियर? x धन y < और = 50,000। ऐसे एक व्यवरोध ये हो गया बेटा, एक व्यवरोध ये हो गया। मान लीजिए जो मशीनें लगी हुई हैं, मान लीजिए एक जो मशीनें लगी हुई हैं, वो कुल मिला करके वो मशीनें एक दिन में बेटा, एक दिन में वो मशीन जो है वो 18 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। बोलो यस और नो। और पहली मशीन जो है वो समथिंग 6 घंटे चलती है, तो x चीज़ों के लिए 6x, और दूसरी मशीन जो है ना, दूसरी मशीन जो है वो चल रही है कितने घंटे? मान लो 8 घंटे, तो ये 8y, और मिला करके कुल समय कितना होना चाहिए? 18 या उससे कम, 18 उससे कम। तो बेटा ये भी एक व्यवरोध है। तो आप इन व्यवरोधों को यहाँ पे बनाएंगे, इन व्यवरोधों को यहाँ पे बनाएंगे। मान लीजिए पहला व्यवरोध आ गया। अब इस पहले व्यवरोध के को छायांकित करा आपने, तो पहला व्यवरोध आपका छायांकित कुछ इस तरीके से हो गया। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहले व्यवरोध का छायांकन है अंदर की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? फिर आपने दूसरा व्यवरोध बनाया। ये आपका दूसरा व्यवरोध जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया, ये लीजिए, ठीक है। अब दूसरा व्यवरोध जो आपने छायांकित किया इस लाइन के लिए, उसका छायांकन भी देखिए आप। उसका छायांकन जो था वो इस तरीके से था, बाहर की ओर था उसका छायांकन। कैसा था बेटा? बाहर की ओर। तो दूसरा व्यवरोध ऊपर से है, तो उसका छायांकन बेटा कुछ इस तरीके से गया, दिखा? ये गया बाहर की ओर। अब टिक 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 टिक, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ बिल्कुल वहीं से। अब ये देखिए निगेटिव साइड है, तो हम यहाँ पहुँच के करेंगे क्या? इसलिए मैंने इसका कोई लिया नहीं, क्योंकि निगेटिव साइड में हमारा कोई काम नहीं है। ये देखिए निगेटिव साइड है ना बेटा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो है तो इसके लिए हमको छायांकित करना तो है, मगर निगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है। अब देखिए 2 छायांकन हो गए, तो 2 कंडीशन थी, 2 प्रकार के व्यवरोध थे। एक स्टॉक 50,000 से कम, और दूसरा मशीन के घंटे 18 घंटे से कम। अब दोनों व्यवरोध करने के बाद आपके पास में जो आपका मनवांछित रीज़न आया है वो कहाँ आया है? ये आया है। देखिए आया कि नहीं आया? मतलब आपकी इंडस्ट्री बेटा इस दायरे में चलेगी, इस दायरे में चलेगी। समझ में आ गया? ये आपका निकलेगा, इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। भाई जब रिश्ता लगाने जाते हैं लोग, तो वो भी तो यही करते हैं, है ना। बैठ गए अपने अपने चर लेकर के, अपने अपने वेरिएबल लेकर के, समझ गए ना। भाई ससुराल की ट्रेन लाइन होनी चाहिए, पहला व्यवरोध। लाने ले जाने जाएंगे दमान लल्ला तो परेशान ना हो, ये भी होता है। फिर बात आती है भैया पैसा धेला कितना दोगे? फिर कोई कह देता फुफ्फा लड़की कितनी पढ़ी है ना। फिर और खतरनाक पीस गोरे काले वाले आ जाते हैं, ठीक है ना। तो भैया वहां पर तो इतने सारे व्यवरोध लगा करके फिर कहीं पर बात बन गई। ये देखिए इतने से रीजन से बात बन गई। तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे बिजनेस में हमारी बात कहाँ पे बन रही है। तो हमको बात बनाना है कि बिजनेस हमारा यहाँ पे चलेगा। अब बेटा जो बिजनेस है, बिजनेस जब चलेगा तो क्या होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? तो आपको फायदा कहाँ पर अधिकतम मिलेगा बेटा? इन बिंदुओं पर, कोने बिंदुओं पर। और इन्हीं बिंदुओं पर हमको, है ना, उन्हीं बिंदुओं पर हमको जो है निकालना है मान। किसका? उद्देश्य फलन का। तो किसी पर मान सबसे ज्यादा निकले, किसी पर मान सबसे कम निकलेगा। समझ गए? और जिस पर, हाँ, न्यूनतम और अधिकतम। तो जिस बिंदु पर मान सबसे ज्यादा निकले, तो मान लो जैसे यहाँ पर x का मान सबसे ज्यादा आ गया, मान लो x का मान आ गया मान लो 15, y का मान आ गया मान लो 20। समझ में आ गया? और इस पर मान सबसे ज्यादा आ गया, तो आप कहोगे भैया फैक्ट्री लगाओ और प्रतिदिन में 15 जूते बनाओ और 20 क्या बनाओ? मोजे बनाओ, तो आप सबसे ज्यादा फायदा कमाओगे। अब आपको तो देख के लग रहा होगा कि सर जब एक जूते में ही 10 रुपए मिल रहा है और मोजे में 7 रुपए मिल रहा है, तो एक काम करो ना सर, जूते ही जूते बना लो, है ना। अब बताओ भाई, अगर जूते ही जूते बन जाएंगे तो फैक्ट्री चलेगी क्या? क्या बैलेंस बनेगा जूते ही जूते से? हाँ बोलो भाई,
नहीं चलेगा, बैलेंस नहीं बनेगा। भाई शर्ट जितनी उतनी पैंट भी रिक्वायरमेंट होगी, और ये फिर आंकड़ा लगाना पड़ेगा आपको कि भाई फटता जल्दी क्या शर्ट फटती है कि पैंट फटती है, तो कंपैरिजन में पैंट ज़्यादा फटती है, क्यों भाई? तो पैंट की मात्रा जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसे ही जूते जूते कम फटते हैं, मोजे जल्दी जल्दी आदमी रिप्लेस करता है। आप एक जूता खरीदोगे 2 साल चला लोगे, मगर मोजा है आपका एक मोजा आपका 2 साल नहीं चलेगा। चलेगा भाई? हाँ, कुछ लोग चला लेते हैं, ठीक है ना, तो उनकी बात मत करो। चलो ये हो गया बच्चों, तो ये देखा आपने, ये इस प्रकार से बच्चों आपकी ये व्यापारिक गणित है। अब आइए देख रहे हैं, तो हम जहाँ बात कर रहे थे, ये हो गई बात व्यवरोध की, कर ली हमने, उनको व्यवरोध कहते हैं, व्यवरोध देख लिया। व्यवरोधों को छोटा है बड़ा है बराबर से प्रस्तुत करते हैं। सुसंगत क्षेत्र के अंत्य भाग तथा सीमांत बिंदु व्यवरोधों के सुसंगत हलों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब वही बेटा, ये जो सीमांत बिंदु यानी कोने वाले बिंदु, और ये बेटा इसके अंदर का रीजन, अंदर का भाग जो होता है, ये सुसंगत क्षेत्र को प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब रैखिक समस्या को हल करने के पद को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दी गई असमीका को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। सही बात है, जितने व्यवरोध हैं उनको रैखिक असमीका के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो। समीकरणों और ऋणोत्तर अवरोधों का आलेख खींचो, और उतनी रेखाएं प्राप्त होंगी जितने की समीकरण और जितने की असमीकाओं की संख्या है, ठीक ना। ठीक है, अच्छी बात है, वो तो सिखा दूंगा मैं आपको। इस प्रकार खींची गई रेखाओं से परिबद्ध सुसंगत बहुभुज प्राप्त होगा। बेटा जैसे यहाँ पे आपको त्रिभुज मिल गया था, क्या मिल गया था? त्रिभुज मिल गया था। हो सकता है कहीं चतुर्भुज मिल जाए, कहूँ बहुभुज मिल जाए, जो मिलना होगा मिलेगा, वो डिपेंड करता आपके व्यवरोध कितने हैं, ठीक है। सुसंगत बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष के निर्देशांकों का उद्देश्य फलन में प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब वो जो आपने एक्स वाई निकाले हैं उनको आप जेड में पुट करिए। किस में पुट करिए? जेड में। निर्देशांकों के प्रतिस्थापित मान से इस बात की पुष्टि होती है कि किस बिंदु पर मान अधिकतम है या न्यूनतम है। चलिए आइए सवाल करते हैं, चैप्टर समझ में आ जाएगा। ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्याओं को हल करिए। ये देखिए आपका मुख्य फलन दिया गया है, उद्देश्य फलन जेड एक्स। पहला व्यवरोध x प्लस वाई लेस देन 4, दूसरा ये है, तीसरा ये है। लियो भाई साहब, ये तो क्वेश्चन की कहानी शुरू होते ही खत्म हो गई है। देखिए इसमें क्या है भाई साहब, अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब भाई साहब प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी यही होती है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी यही होती है, होती कि नहीं होती है। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा x इक्वल टू 0 का ग्राफ मतलब y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 मतलब बेटा x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो आपसे कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये पूरी लाइन है, इधर का पूरा रीजन, यस और नो। और y ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा ऊपर का रीजन, मतलब दो रीजन तो यही आ गए। अब इसको कोई लिखता नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। चलिए अब आगे मेन चीज हमारे पास तीसरा व्यवधान ये दिया है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है ना। बनाता हूं इसको मैं, क्या दिया बच्चों, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। तो भैया यहां पे आप जो है x प्लस वाई इक्वल टू 4 मान लो, तो x की वैल्यू वही x की वैल्यू 0 रखो तो y4, y की वैल्यू 0 रखो तो x4, नहीं तो मेरा तरीका x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1, ठीक है ना। इक्वल टू लगी है मतलब शेडेड लाइन जाएगी पूरी की पूरी, ये लीजिए भाई साहब आ गया, क्लियर आ गया। अब देखिए कह रहा है कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 है, बेटा 0 पुट कर दो तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 0 लेस देन 4। ट्रू है कि फॉल्स है? काय को फॉल्स? ट्रू है भाई, सत्य है, ये हिंदी में सत्य बोलते हैं, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया मतलब ओरिजिन की तरफ का रीजन शेड किया जाएगा, 0,0 का रीजन शेड किया जाएगा। चलिए आइए रीजन शेड करते हैं ओरिजिन का, अंदर की तरफ वाला, ठीक है जी। ये रीजन आपने शेड कर दिया, पीछे नहीं जा सकते हो, क्यों? क्योंकि x का मान ग्रेटर देन 0 और y का मान भी ग्रेटर देन 0। अब अपने पास टोटल कितने बिंदु मिल गए? 3 बिंदु, 0,4, इधर पे 4,0 और इधर पे 0,0। क्लियर? क्या बोला है, इस फलन को हमको क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है, अधिकतम करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अपने पास फलन जो है बेटा z इक्वल टू 3x प्लस 4y, तो बनाएंगे बेटा z इक्वल टू 3x प्लस 4y का मान निकालेंगे अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदु पर। तो यहाँ पे बिंदु लिखेंगे, तो बिंदु अपने पास कौन कौन सा मिला? एक मिला 0,0, एक मिला 4,0, एक मिला 0, क्लियर है? क्या ले दे दो ना, नाम दे दो ना, क्यों नहीं दोगे, देना पड़ेगा। O A B नाम देने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल दीजिए, समझ गए?
ये देखिए बिल्कुल नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ओ ए बी दे दिया। अब आप देखिए ये कोणीय बिंदु, कोने के बिंदु को हिंदी में बोल दिया कोणीय बिंदु, समझ गए? कोने के बिंदु। अब जड़ का मान देखिए, जड़ का मान आपने पहले पे निकाला 0 पे आया, 4 0 पे निकाला 12 आ गया, और बी पे कितना आ गया 16। मतलब भाई साहब अधिकतम मान कितना आ रहा है 16, और 16 मान के लिए x का मान 0 और y का मान 4। समझ में आ गया? अगले सवाल में बेटा इसका न्यूनतमीकरण करना, आपको क्या करना है? न्यूनतमीकरण, मतलब कि छोटा करना है, इसको कम करना है। तो बिल्कुल वही है, मगर देखो बेटा मजे की बात है, यहाँ पे एक व्यवधान दूसरा व्यवधान, समझ में आ गया? और ये तो है ही है नेचुरली, ठीक है ना? तो आपको ये व्यवधान बनाने, दो व्यवधान, तो बच्चों दोनों व्यवधान को आपको डिजाइन करना है। देखो ये एक व्यवधान ये बन गया, दूसरा व्यवधान ये बन गया, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ पूरा पूरा। x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, तो दो व्यवधान आपके पास में है। पहला है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, और बेटा ग्राफ पेपर में तो बहुत अच्छा बनेगा। 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, दूसरा दिया है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, है ना? लेस देन और इक्वल, बड़ा या छोटा या बराबर है। चलो अब बाकी वो तो है ही है। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इससे संबंधित लाइन निकाल लो। क्या निकाल लो? लाइन निकाल लो, या यहीं पे ले जाओ, कोई नहीं, इधर ही पे डिवाइड कर दो। तो बेटा x अपॉन 8 प्लस 2y अपॉन 8 लेस देन और इक्वल टू 1, तो x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर? मतलब x में 8 का और y में कितने का? 4 का। ये अक्ष बना लिया भाई साहब हमने, ये अक्ष बना ली, ठीक है ना? x में 8 का y में 4 का, इसको मिटा दो, गंदी लाइन बन गई। ये देखिए, तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। x में 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो x में 8 का तो ये हो गया 8,0, और y में 4 का 1 2 3 4, तो 0,4 ये हो गया, ठीक है ना? तो देखिए x में 8 का y में 4 का, तो देखिए बेटा ये हमने ड्रॉ तो कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका रीजन अंदर आएगा कि बाहर, तो वही 0 रख करके देख लो बेटा। तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 1, ये सत्य है ना? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 0 का मान, तो बेटा ये जो रीजन जाएगा आपका अंदर की ओर जाएगा। तो मैं इसको येलो कलर से बेटा अंदर की ओर रीजन में इसका रख देता हूँ। ये देखिए, ये मैं शेड कर दिया। शेड करना बोलते हैं इसको बेटा, आलेखित करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड करना, चित्रांकित करना, आलेखित करना। ये देखिए मैंने इसको शेड कर दिया। तो ये पहला रीजन, हाँ कह रहे हैं इंग्लिश में ड्रॉ करना, कहिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, तो 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 लेस देन और इक्वल टू 1, यानी x बटे 4 प्लस y बटे 6 लेस देन और इक्वल टू 1। 2 6 बार, मतलब x में 4 और y में 6। तो ये देखिए x में 4,0 ये है, और y में 0,6 आएगा। 6,0 नहीं आएगा बच्चों, 0,6, 0,5 और 0,6। ये देखिए दूसरी लाइन ये हो गई है। अब दूसरी लाइन को भी मेरे को ज्वाइन करना है, ये लिया मैंने, और ये इस तरीके से ज्वाइन हो गई है, ठीक है? मेरे पास स्केल नहीं है, ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मेरी लाइन गंदी आ रही है। आपकी लाइन बहुत अच्छी आएगी, आप लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों तो आपकी लाइन बहुत अच्छी आएगी। चलिए आइए देखते हैं 0 0 पुट करके। तो 0 प्लस 0 अगेन लेस देन 1, मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू 1। सत्य है भाई साहब ये भी, मतलब इसका रीजन भी ओरिजिन की तरफ, मतलब कि अंदर की तरफ जाएगा। 0,0 अंदर की तरफ आएगा। तो इसको मैं दूसरी पेन लेता हूँ और उससे मैं इसको आलेखित कर देता हूँ। इसको मैंने इस कलर से लिया, आलेखित करना शुरू किया। ये देखिए, अब आपको वो जगह देखनी है जहां पर दोनों रेखाएं, दोनों ही रीजन उपस्थित हों। तो आपको देखिए ये ऊपर तो ये ब्लू कलर का है और इधर येलो है, और ब्लू और येलो का मिक्सर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा बन गया है। तो मतलब आपको यही रीजन लेना। मैं इस रीजन को रेड पेन से जो है शेडेड आउट कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा है सुसंगत क्षेत्र। क्या है बेटा? बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो बिंदु आए हैं बेटा, पहला बिंदु तो यही है कोने का 0,0। क्या नाम है? 0,0। तो इसका नाम है O 0,0। तो कौन सी विधि? कोना विधि। क्या बोलते हैं इसमें? कोणीय विधि। तो O 0,0। फिर A पे पहुंचोगे भाई साहब, ये A 4,0, A 4,0। फिर देखो एक और पॉइंट है, इसको B ले लो, 0,4, B 0,4।
अच्छा, सी पॉइंट जो है एक और, ये आपको हल करके निकालना पड़ेगा दोनों रेखाओं को, 10th क्लास में जैसे निकालते थे तो हल करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ दो रेखाएं हैं, एक मिनट रुकिए बच्चे, रुकिए रुकिए। देखिए ये जो ये वाली लाइन है, पहली वाली जो हमने लाइन बनाई थी, इस लाइन का नाम क्या था, इस रेखा का नाम है x + 2y = 8, है कि नहीं है? और दूसरी जो लाइन है बच्चों, इसका नाम है 3x + 2y = 12, 2y = 12। तो इन दोनों रेखाओं को हल कर दो, x + 2y = 8 एंड 3x + 2y = 12। घटाने पर बिल्कुल सही घटा दीजिए, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। x में से 3x गए बच्चों, -2x = 8 में से 12 गए, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 2। x का मान कितना आ गया 2, y का मान निकाल लो, x का मान पुट कर दीजिए यहाँ पे फर्स्ट में, तो x + 2y = 8, तो 2y = 8 - x, तो 8 - 2 2y, 2y = 6, y = 6/2 यानी कि 3। मतलब बिंदु क्या हो गया 2,3, क्या हो गया बिंदु 2,3। तो C का मान हो गया बेटा 2,3, तो यहाँ पे रख दीजिए C 2,3। अब इतना सब कुछ करने का मकसद क्या था बेटा, इतना सब कुछ मकसद था ये फलन को हमको न्यूनतमीकरण करना। क्या था फलन, -3x + 4y, -3x+, यही है ना। तो z का मान -3x + 4y है, तो एक बार यहाँ पे z का मान जो है -3x + 4y। अब x और y का मान डालें, एक बार हम पॉइंट चेक कर लें, 004004 00400423। देखिए हमने पुट किया x का मान y का मान, तो पहला मान कितना आ गया 0, फिर अगला मान कितना आ गया -12, फिर कितना आ गया 6, और फिर कितना आ गया 16। बताइए सबसे छोटा मान कौन सा है, -12। तो ये देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा मान आएगा उसके लिए बिंदु क्या मिलेगा 4,0, मतलब x की कितनी इकाई 4 इकाई और y की कितनी इकाई 0 इकाई। तो ये है आपका। तो इस तरीके से आपको प्रश्नावली के हर सवाल का न्यूनतीकरण और अधिकतमीकरण करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलिए करते हैं इसकी प्रैक्टिस।